नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक दुबे। मैं यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुपर टेट एंड यूपी टेट जीएस प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं, प्रश्न की बात करते हैं। एक बात आपको और बताना है कि आप लोग जो भी हैं मेरे चैनल पर नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ले ही, प्लस डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ मैं हार्ड नोट्स उपलब्ध कराता हूँ। जो यहाँ पढ़ाता हूँ पीडीएफ वो भी वहाँ अपलोड कर दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, और नोट्स भी दिया जाता है आपको, जो सुपर टेट एंड यूपी टेट दोनों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम सीधा प्रश्न की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम से पूरब, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट जवाब दीजिए आप लोग दोस्तों। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम नर्मदा नदी बहती है और कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर की खाड़ी में, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अरब सागर में ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आप देखिए टोटल ये 20 क्वेश्चन के हैं प्रैक्टिस, और 20 क्वेश्चन में आपके हर एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, अर्थात 40 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे। और परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको एक ना एक क्वेश्चन हर वीडियो से देखने को ज़रूर मिलेगा, निश्चित बता रहा हूँ आपको। चलिए, मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान के अगर पूछ ले किस ज़िले में, तो बाड़मेर ज़िले में, बाड़मेर ज़िले में है। तो आप लोग समझ जाइएगा, उतना सही नहीं लिख जा रहा, लेकिन बस आप जान जाइए, बाड़मेर ज़िले में स्थित है मंगला तेल कुआं। किस सन में इसकी खोज हुई थी? तो आप बताएंगे 1 जनवरी 2004 को इसकी खोज हुई थी, इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब बात करते हैं। झूम कृषि भारत में कौन से भाग में की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट एंड सी टेट और सुपर टेट सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात करते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी मध्यवर्ती भारत, ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी भारत। तो देखिए इसमें प्रश्न 2 टाइप के बन सकते हैं, बता रहा हूँ। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा वो भी बता रहा हूँ। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी भारत। लेकिन मान लीजिए अगर उत्तरी पूर्वी भारत ना रखे, ऑप्शन में राज्य रख दे, तब आप क्या करेंगे? तो चारों राज्यों का आप नाम जानिए। नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, और मणिपुर हुआ, त्रिपुरा हुआ। आपका ये 4 राज्यों में खेती होती है। उत्तरी पूर्वी भारत में जितने भी राज्य आते हैं उन सभी में खेती होती है। झूम कृषि, झूम कृषि की मुख्य फसल क्या है? चावल है। कौन सी जनजाति करती है? बैगा जनजाति की द्वारा झूम कृषि खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा याक पशु का चित्र। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लद्दाख, इसका राइट जवाब होगा। याक पशु मिलता है, स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा। भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न में अक्सर पूछा गया है, लगभग सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? पहले तो आप ये जान लीजिए, राज्यसभा में टोटल अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 245 में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जो साहित्य, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में कार्य किए हों उन्हीं को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो वो 12 सदस्य होते हैं। और बचते हैं, अगर 245 में से 12 घटा दिया जाए तो 233 होते हैं। अगर प्रश्न बने और पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, तो 233 कितने सदस्यों को मनोनीत करता है?
तो ऑप्शन बी आपका राइट जवाब होगा। चारों ऑप्शन का नाम नहीं लिए, चलिए डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ऑप्शन बी 12 इसका राइट जवाब होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष, ये भी पूछ लिया जाता है प्रश्न में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक सांसद भेजता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आप तो सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा भेजता है। ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो प्रश्न भी गलत होगा, ऑप्शन भी गलत होगा। ऐसा नहीं है। इसी 4 राज्यों में से एक राज्य है जो सर्वाधिक लोकसभा की सीटों को लोकसभा में भेजता है, सांसद को। तो चलिए हम एक एक करके इसका डिफाइन करेंगे। इसका राइट जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 48 सीटें हैं। 48 सीटें। देखिए पीसीएस में ये आया हुआ प्रश्न है, ये नहीं था लेकिन इसी के टाइप का था। जैसे मणिपुर हुआ, राजस्थान हुआ, ये सब वगैरह रख दिया और मिलान करने के लिए आपको दे दिया कि मिलान करके आप उत्तर दीजिए। बिहार में आपके 40 सीट हैं लोकसभा के। बिहार में 40 सीट हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीट हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीट हैं। तमिलनाडु में 39 सीट हैं। तो इन चारों राज्यों की सीटों को नाम आप जानते रहिए। और भी राज्य हैं उनके भी जान लीजिए, क्योंकि प्रश्न ज़रूरी नहीं कि यही पूछ ले, और भी बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश से भी बन सकते हैं, राजस्थान से भी बन सकते हैं, कहीं से भी बन सकता है कि कितने सीटें हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वर्तमान समय में कुल कितनी पार्टियां हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो आपको बता दें वर्तमान समय में 7 पार्टियां हैं। 7 पार्टियां हैं। अब सातों का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 2-4 का आप नाम जान लीजिए। बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तो यही सब हैं, और भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको सातों के नाम, देख लीजिएगा। हाँ, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर सभी नोट्स और पीडीएफ जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वो सभी वहाँ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आपको। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? जब भारतीय संविधान आपका बनाई तब मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। तो आपको बता दें उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ। और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। वर्तमान में 6 हैं इस समय। और 7 क्यों हैं, और 7 क्यों थे और 6 क्यों थे, ये भी जान लीजिए। देखिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो है हटा दिया गया था, और इसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। क्यों रखा गया है कानूनी अधिकार के रूप में, और क्यों हटा दिया गया है? पहले आप ये जान लीजिए कि क्यों हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। अगर संपत्ति के अधिकार को नहीं हटाया गया होता तो ज़रा सोचिए दोस्तों कि क्या रेलवे लाइन बन पाती, राजमार्ग बन पाते, क्या नहर का निर्माण हो पाता? ये सब आपकी संपत्ति से ही तो जाता है, कहीं अलग से तो सरकार की संपत्ति है नहीं कि जाती है। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 ये के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। इसलिए क्योंकि जब आपके खेत से नहर वगैरह या सड़क कोई जाता है तो उसका मुआवजा देती है सरकार, आपको पैसा देता है, जितना भी सरकारी रेट हो उसी के हिसाब से दिया जाता है। तो यही अंतर है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्यों हटाया गया और क्यों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और क्यों कानूनी अधिकार के रूप में उसे रखा गया। अगर कानूनी अधिकार के रूप में नहीं रखा गया होता तो मौलिक अधिकार में सब लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते, जिससे उनको न्याय मिल जाता कि संपत्ति का अधिकार इन्हीं का है, तो कुछ सड़क वगैरह ये सब बन नहीं पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अभी लोग तो आप समझ गए होंगे। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में होती है? ऑप्शन ए 0.0
0.30, ऑप्शन बी 0.03, ऑप्शन सी 3.00, ऑप्शन डी 0.21। तो आप ये जानिए कि वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा होती है N 78% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है तो 20.93%। देखिए एक बात और इसमें समझ लीजिए, अगर ऑप्शन में 21 रहे और ये ना रहे 21, 22, 23 ये करके, तो आप 21 को लगाएंगे क्योंकि ये 21 के समथिंग है। 20.93 तो 21 मान लिया जाता। अगर ऑप्शन में 20.93 दिया हो तो आप ऑप्शन में यही लगाएंगे। या बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट जवाब यही होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा 0.03 इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03, आर्गन की मात्रा तो 0.93% है। तो ये चारों आप जाने रहिए। प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है कि वायु में आर्गन की मात्रा कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की मात्रा। तो इन सभी को आप अच्छे से समझे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चींटी के डंक में अम्ल होता है। ऑप्शन ए स्कर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्टेरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। स्कर्बिक अम्ल खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू, संतरा, ये सब हुआ। आप तो ये सब जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आप इम्पॉर्टेंट बहुत है, विटामिन से भी पूछा गया प्रश्न है। बांझपन रोधी विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, चलिए हम एक एक करके व्याख्या कर दे रहे हैं। ये देखिए विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग होता है आँखों में। विटामिन के नेप्टोक्विनोन, ये है खून का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। तो आप समझ जाइए, लिख नहीं पा रहे हैं पूरा तो आप समझ जाइए। बाकी आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। आंसर आपको इसी में मिलेगा YouTube चैनल पे, लेकिन PDF आपको वहाँ मिलेगा, जो तैयारी करने में आपके लिए आसानी होगा। विटामिन ई, विटामिन ई को टोकोफेराल के नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम इसका टोकोफेराल है। बांझपन रोधी विटामिन यही है, विटामिन ई। विटामिन ई आपका बांझपन रोधी विटामिन ई है, यही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रजनन क्षमता की दर घट जाती है। अब विटामिन सी, यह है स्कर्बिक अम्ल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसका राइट जवाब ये होगा विटामिन ई। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है। ऑप्शन ए लैरिंक्स, ऑप्शन बी पसलियाँ, ऑप्शन सी डायाफ्राम, ऑप्शन डी उदार पेशियाँ। तो आपको बता दें एक बात, इसमें ये जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ये तीनों श्वसन अंग में सहायक हैं, सिवाय इसके ये लैरिंक्स है। ये एक स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र है जो मनुष्य एवं पशुओं के कंठ में पाया जाता है, जिससे वो भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं। तो वो किस ग्रंथ के कारण, लैरिंक्स, स्वरयंत्र के कारण करती हैं, तो लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स इसमें श्वसन में सहायक नहीं है। एक बात और आपको बता दें, सैरिंक्स, सैरिंक्स जो है सा पर एक मात्रा सैरिंक्स, सैरिंक्स जो है ये पक्षियों में पाया जाता है जो उड़ते हैं, तो ये पक्षियों में होता है, उनके कंठ में होता है। ये भी एक स्वर यंत्र है, जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए PCS और सुपर टेट प्री का सिलेबस मिलता जुलता है।
काफ़ी सब्जेक्ट करंट अफेयर्स और जीएस वगैरह ये सब बस बाल विकास नहीं पूछा जाता, संस्कृत नहीं पूछा जाता, बाकी हिंदी, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ये सभी उसमें पूछे जाते हैं। और जीएस भी पूछा जाता है, जानते ही आप, जो दिया होगा वो जानता होगा, तो लगभग मिलता जुलता रहता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं जो हम पीसीएस का नाम ले ले रहे हैं बार बार। तो चलिए हम बात करते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए नारायण गुरु, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी ज्योतिबा राव फुले। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी, गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आप लोग ये जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछ ले कि ज्योतिबा राव फुले की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो वो गुलामगिरी है। गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अब। राव लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य से भी आया हुआ प्रश्न है सुपर टेट में। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। राव लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बचपन का क्या नाम था। महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा भी गया है बहुत से परीक्षाओं में। ऑप्शन ए देवव्रत, ऑप्शन बी विष्णुदत्त, ऑप्शन सी गदाधर चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय के बचपन का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे और गदाधर चट्टोपाध्याय स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 24 मार्च। आपको बता दें कि दिवस से भी 2 प्रश्न रहते हैं सुपर टेट में। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हर वीडियो में बताता आया हूँ कि 2 या 3 प्रश्न आपको हर उससे मैं टॉपिक से दे रहा हूँ, हर वीडियो से और हर टॉपिक से। जैसे दिवस से पूछा गया तो दिवस के आसपास से ही मैंने प्रश्न उठा लिया, तो 2 या 3 प्रश्न अगर बना तो इसी में से आएगा। तो चलिए, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अरे एक चीज़ तो इसमें गलती हो गई दोस्तों, ये ऑप्शन को आप काट दीजिए, बता दे रहे हैं हम डायरेक्ट ही। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसके याद कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। हम पीडीएफ में करेक्शन करवा के आपको उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। राजगुरु शहीद सिंह जो हैं ये भगत सिंह, इन सभी को फांसी दी गई थी। तो ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा दिवस मनाया जाता है, जिसे हम लोग टीबी कहते हैं। टीबी, विश्व यक्ष्मा दिवस। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विश्व पेंगोलियन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 फरवरी, ऑप्शन बी 26 जुलाई, ऑप्शन सी 21 मई, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 15 फरवरी। विश्व पेंगोलियन दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। 26 जुलाई को मनाया जाता है, ये सभी जानते हैं, कारगिल दिवस। कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। चाय दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग सुन लिया करिए, मेरे शब्दों को समझ जाएंगे। उतना सही लिख नहीं जा रहा है, बाकी आपको टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आप लोनार झील किस राज्य में है? देखिए पिछली बार सुपर टेट में पूछा था लोकेटक झील किस राज्य में है, और हमने प्रश्न में लिया बताया था कि उसी के आसपास से है। लोनार झील किस राज्य में है? तो ऑप्शन ये तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट जवाब होगा। लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? कोलेरू झील, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सातताल झील, ऑप्शन सी अष्टमुदी झील, ऑप्शन डी चिल्का झील। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। सातताल झील, सातताल झील आपका उत्तराखंड में स्थित है। देखिए जितने भी इसमें एक ट्रिक है, जिसमें भी ताल लगा हो, जिसमें शब्द के अंत में ताल लगा हो, वहाँ वो सब झील जो है उत्तराखंड में है। अष्टमुदी झील केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है जो खारे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आप पोंगल किस राज्य का राजकीय त्यौहार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पोंगल तमिलनाडु का राजकीय त्यौहार है। आज की प्रैक्टिस